ये तराजू किसी दुकानदार का तराजू नहीं है। ये तराजू है आपकी जिंदगी का, आपकी लाइफ का, आपके करियर का, जिसमें एक तरफ आपका सीयूटी यूजी का एग्जाम बैठा है तो वहीं दूसरी तरफ आपके बोर्ड्स एग्जाम बैठे हैं। और ये दोनों ही एग्जाम आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। यही तराजू में रखे हुए दो एग्जाम आपके कैरियर की नींव बनते हैं। और यही प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आज के टाइम में स्टूडेंट्स को देखने को मिलती है कि किस तरीके से दोनों एग्जाम्स को हम एक साथ बैलेंस कर चलें, क्योंकि जिसने बैलेंस बना लिया वही टॉपर बनेगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मान एक बार फिर से सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीयूटी अड्डा पर। तो आने वाले कुछ मिनटों में हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम इन दोनों एग्जाम को एक बहुत ही ईजी वे में बैलेंस कर सकते हैं। चीजें हमारी आंखों के सामने कई बार होती हैं बट हम देख नहीं पाते हैं। कहते हैं ना कि आंखों पर थोड़ी सी धूल जमा हो जाती है और वो धूल भी बहुत ईजिली हट जाती है अगर हम उसे हटाने की कोशिश करें। तो यही एक धूल काफी बच्चों के माइंड में रहती है। सबका एक मानना ये है कि भाई सीयूटी का एग्जाम एक अलग एग्जाम है और एक बोर्ड का एग्जाम एक अलग एग्जाम है। ये चीज उन्हें सिर्फ इसलिए दिखाई देती है या ये चीज उन्हें सिर्फ इसलिए ये समझ आती है क्योंकि शायद उनकी आंखों पर थोड़ी बहुत धूल जमा हो गई है। तो आज की इस वीडियो को अगर आप एंड तक जरूर देखेंगे और अगर आप भी उन्हीं स्टूडेंट्स में हैं जो ये सोचते हैं कि दोनों एग्जाम अलग हैं, तो आज के इस वीडियो के एंड तक आपका ये भ्रम, आपका ये मिथ मैं जरूर तोड़ कर रखूंगा। चलो अब समझते हैं आखिर ये भ्रम क्यों है, मैं इसको क्यों एक मिथ बोल रहा हूं और क्यों बोल रहा हूं कि मैं इसको तोड़ दूंगा, इस मिथ को मैं तोड़ दूंगा। जैसे कि सबसे पहले हमें समझना होगा कि भाई क्या ये वन स्टडी टू एग्जाम थ्योरी है या ये टू स्टडी टू एग्जाम की है। सबसे पहले मैं अगर आपसे ही पूछूं तो क्या हम एक ही सोर्स से नहीं पढ़ते हैं? क्या हमारा प्राइम सोर्स एनसीईआरटी नहीं है? बिल्कुल है। क्या उससे हम दो एग्जाम देते हैं? बिल्कुल देते हैं। एक बोर्ड्स का एग्जाम देते हैं, एक सीयूटी का एग्जाम देते हैं। तो दूसरी थ्योरी कहती है कि दो स्टडी है और दो एग्जाम है। बिल्कुल भी नहीं है यार, दो स्टडी तो होती ही नहीं है। दो स्टडी का है, सोर्स हमारा एक ही रहता है, एनसीईआरटी ही है। आप जब सिलेबस उठाकर देखते हो तो आप आगे भी हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि सिलेबस सेम ही हमें देखने को मिलता है। तो एक स्टडी है और दो एग्जाम है, यानी कि एक ही बुक पढ़ोगे, दो बार उसका एग्जाम देना पड़ेगा। बट अगर यह गलतफहमी आपके मन में ये वाली भी है कि मैं एक ही तरीके से पढ़कर दोनों एग्जाम में टॉप कर लूंगा, तो यह भी बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि बोर्ड्स के एग्जाम का पैटर्न अलग होगा और सीयूटी के एग्जाम का पैटर्न अलग होगा। क्योंकि सीयूटी में आपसे एग्जामिनर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्वेश्चंस पूछता है और वहीं बोर्ड में सब्जेक्टिव आते हैं, यानी कि राइटिंग पोर्शन आता है। और मैं हमेशा से बात बोलता हूं कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम बहुत ज्यादा टफ होता है एज कंपेयर टू सब्जेक्टिव एग्जाम, क्योंकि वहां पर आपको मालूम नहीं है कि एक लाइन में से, सिर्फ एक लाइन में से आपके 2 से 3 एमसीक्यू बन जाते हैं। और कई बार बहुत माइनर छोटे छोटे वर्ड्स पर हम ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि हमें ऑब्जेक्टिव एग्जाम लिखना होता है। हम सोचते हैं कि ठीक है, मेरे को कंसेप्ट क्लियर हो गया, मैंने प्रैक्टिस नहीं की है। ये उनके साथ होता है जो प्रैक्टिस नहीं करते हैं। जो रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं उनका फिर भी कम देखने को चीज मिलती है। वो बहुत सारे ऐसे माइनर वर्ड्स को मिस कर जाते हैं जो सीयूटी के एग्जाम में अगर आपने कर लिए तो भैया दुखी हो जाओगे, क्योंकि एग्जामिनर को सिर्फ आपका एक क्वेश्चन गलत करवाना है। हाँ, मैं तो यही बोलता हूं, अगर एक क्वेश्चन गलत हो गया सोचो पढ़ाई बर्बादी हो गई आपकी, क्योंकि सीधा आप 95% पे चले जाओगे ना यार। 5 नंबर वहीं कट जाएंगे आपके, सीधा सीधा 5 नंबर गए, क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा। तो ये प्रॉब्लम है, 5 नंबर कटे, खत्म, कम ही हो गए। पहली बात तो ये कि जो ठीक करते 5 नंबर मिलने थे वो नहीं मिले, और एक नेगेटिव मार्किंग अलग, 6 नंबर का घाटा हो गया भाई। और वहीं पर आपकी रैंक हजारों नंबर ऊपर नीचे चली जाती है। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि ऑब्जेक्टिव बहुत टफ एग्जाम होता है और सीयूटी यहीं पर आपके साथ खेल खेलता है। अदरवाइज तो बोर्ड्स के एग्जाम उसने लिए ही है ना। सोचने की बात है, हमारे टाइम में बोर्ड्स के एग्जाम होते थे, उसी परसेंटेज बेस पर हमें कॉलेज यूनिवर्सिटीज मिलती थी। बट आज ये एग्जाम क्यों करवा रहे हो ऑब्जेक्टिव? क्योंकि इनको पता है कि वहां पर जो बच्चे कंसेप्ट को छोड़कर रट्टा लगाकर भी पास हो गए हैं वो यहां पर फिल्टर आउट हो जाएंगे। तो ध्यान रखें कि स्टडी एक ही है, सोर्स एक ही है, बट एग्जाम दोनों के अलग हैं और दोनों का जो पैटर्न होगा वो दोनों का पैटर्न में बहुत बड़ा चेंज हमें देखने को मिलता है। नंबर 1। नंबर 2 मिथ जो है हमारी सबसे बड़ी वाली मिथ ये है कि बोर्ड का एग्जाम दे देंगे उसके बाद सीयूटी देख लेंगे। भैया जिसने कल पे काम छोड़ दिया उसका कभी कुछ नहीं हो सकता, मैं आपको गारंटी देता हूं इस बात की। अब बोर्ड्स पर आप सोचो, एक ऐसा एग्जाम जिसके अंदर 20 लाख बच्चा बैठा है और
आप सोच रहे हो कि मैं उस एग्जाम को बोर्ड के बाद 1-1.5 महीना उस तरीके से पढ़कर मैं कर जाऊंगा क्लियर। देखो सीयूटी का एग्जाम सब क्लियर करते हैं, सब ही पास होते हैं, बट डिपेंड ये करता है आप किस कॉलेज में जा रहे हो। फेल वाला तो चांस ही छोड़ दो, यहां पर कट ऑफ ऊपर नीचे जाएगी, फेल होगा तो घर बैठ जाओगे, इससे ज्यादा क्या, कोई डिग्री तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि 12th की मार्कशीट नहीं मिलेगी या कोई डिग्री नहीं मिलेगी, वो तो एंट्रेंस एग्जाम है यार। एंट्रेंस एग्जाम बहुत टफ रहते हैं, और आप सोच रहे हो कि हाँ मैंने सब पढ़ लिया, बट उस तरीके से अगर मैं चलूंगा 1.5 महीने में कवर कर लूंगा, तो भैया आप शायद फिर लाखों करोड़ों में एक ऐसा स्टूडेंट होता है जो कर भी जाता है। मैं ऐसा नहीं बोलता नहीं करते, कुछ कर जाते हैं, बट वो बहुत रेयर होते हैं, वो उन्हें खुद को बात पता होती है, और हमें रियलिटी में खुद की सच्चाई सबको पता होती है कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो ये बहुत बड़ा मिथ है कि आप सोच रहे हो कि बोर्ड्स एग्जाम के बाद आप सीयूटी का एग्जाम कर लोगे, नहीं हो पाएगा। आगे चलते हैं। अब बात क्या आती है कि सर करें तो क्या रहे, क्या है ना, वो एक मीम है ना, करे तो करे क्या, तो यार करो ओवरलैप स्ट्रेटेजी। हाँ, ओवरलैप स्ट्रेटेजी, बिल्कुल सही बोल रहे हो कि सर ओवरलैप क्या, यार दोनों एग्जाम का जो स्टडी मटेरियल है वो एक दूसरे को ओवरलैप करता हुआ चलता है। कैसे, दोनों का सिलेबस सेम है, जो मैं पहले ही बोल रहा था, दोनों का सिलेबस सेम है। क्या है सिलेबस, सर दोनों में तो एनसीईआरटी ही पढ़नी है, तो ये आपका एक सबसे बड़ा बेनिफिट है, मैं ये मानता हूं। कहीं अगर सीयूटी एग्जाम में सिलेबस चेंज होता और कोई कुछ नया एडिशन हो रहा होता तो बहुत दुखी हो जाते। अब एक प्लस पॉइंट आप सब लोगों के लिए कि सिलेबस आपका सेम रहता है, तो ओवरलैप स्ट्रेटेजी यहां पर दी परफेक्ट स्ट्रेटेजी बनती है। आप सोचोगे सर जी ये क्या स्ट्रेटेजी है, देखो यार एग्जाम क्लियर करने के लिए बहुत सारी स्ट्रेटेजीज बनी होती हैं, वो ऑलरेडी टेस्टेड स्ट्रेटेजी होती हैं, जिनके थ्रू अगर आप काम करते हो तो सच में आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है, ये कोई मजाक की बात नहीं है। तो इस स्ट्रेटेजी के थ्रू आप बहुत इजीली सीयूटी और बोर्ड्स के एग्जाम को अच्छे से बैलेंस कर सकते हो। करना क्या होगा, कुछ नहीं करना भैया, ओवरलैप है यहीं से समझ जाओ, एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है। जैसे प्याज है ना, प्याज के ऊपर लेयर्स होती है ना, एक लेयर उतरी, दूसरी लेयर उतरी, तीसरी लेयर उतरी, है तो तीनों प्याज की ही लेयर, बट एक बड़ी लेयर है, एक उसके अंदर छोटी लेयर है, एक फिर छोटी लेयर है। इसी तरीके से हमें अपनी स्ट्रेटेजी को या हमें अपनी रिवीजन को या प्रैक्टिस को लेयर वाइज करना पड़ता है। क्या है, 3 लेयर स्ट्रेटेजी आती है इस ओवरलैप स्ट्रेटेजी के अंदर। एक 3 लेयर का सिस्टम बना हुआ है, ठीक है, मैं तो यही बोलता हूं, इसके थ्रू काफी स्टूडेंट्स ने करा, बहुत मजे में करते हैं। वो कहते हैं सर पढ़ हम तब भी रहे थे, बट ऐसा लगता था कुछ तैयार नहीं कर पा रहे हैं या कुछ प्रिपेयर ही नहीं हो रहा है ना। वही बात है कि मेहनत तो करे जा रहे थे, कुछ मजा नहीं आ रहा था। लेकिन जब आप एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के थ्रू जाते हो तो आपको रिजल्ट देखने को मिलते हैं। जैसे कि सबसे पहली जो हमारी सबसे ऊपर वाली लेयर होती है उसे मैं बोलता हूं बोर्ड्स की लेयर। इसके अंदर आपको राइटिंग पर अपने काम करना पड़ता है, यानी कि सब्जेक्टिव पार्ट पर, और दूसरा प्रेजेंटेशन पर। मान लो आपने राइटिंग पर अच्छे से काम कर लिया, आपने सारे सिलेबस को अच्छे से कवर कर लिया, बिल्कुल एक नंबर, मतलब ऐसा लगा लो कि भैया एनसीईआरटी में लाइन वाइज आपको सब पता है क्या बोलना है क्या नहीं। लेकिन जब आप उस नॉलेज को जो आपने गैदर करी है 1 साल के अंदर, जब आप उसको प्रेजेंट करते हो, वहां पर गड़बड़ा जाते हो। ये वही बात होगी कि एक बहुत ही पढ़ा लिखा इंसान जिन्हें पीएचडी वीएचडी करी हुई है अच्छी खासी, ठीक है, वो किसी कंपनी में इंटरव्यू देने गया लेकिन फटे कपड़ों में चला गया, तो आपको क्या लगता है पहला इंप्रेशन क्या होगा उसका, गलत इंप्रेशन होगा। वो वहीं पर सोचेंगे कि यार दूर रहते हैं इससे, हम इसका इंटरव्यू ना ही लें तो ठीक है। यही एग्जामिनर भी करता है, जब आपकी प्रेजेंटेशन देखता है आंसर की और उसको ये दिखता है कि यार ये बहुत बेकार प्रेजेंटेशन है, वो चेक भी नहीं करना चाहता, वो ऊपर ऊपर से देखकर नंबर काट के एक एवरेज मार्क्स देके आपको निकल जाता है। तो पहली लेयर में आपने इस पे काम करना होता है, ठीक है। अब जब ये लेयर हमारी चल रही होती है साथ के साथ, क्योंकि सारी लेयर एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है, प्याज ऐसा तो है नहीं बाहर वाली लेयर बड़ी होती है या पहले बनती है फिर बाद में, सारी लेयर धीरे धीरे बड़ी हो रही होती है एक के साथ एक। तो दूसरी लेयर जिस पर आपको काम करना होता है वो आती है आपकी सीयूटी की, और प्याज की जो दूसरी वाली लेयर होती है ना वही मीठी होती है ज्यादा, बाहर वाली लेयर तो मोस्टली उतार के फेंकते हैं, है ना। तो जैसे जैसे लेयर नीचे जाती जाएगी इंटेंसिटी आपकी बढ़ती जाएगी, कॉम्पैक्टनेस बढ़ती जाएगी। जैसे कि सीयूटी की जब लेयर स्टार्ट होती है तो आपको एमसीक्यूज पर काम करना पड़ता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव पार्ट पर, ऊपर सब्जेक्टिव था ये ऑब्जेक्टिव है, और स्पीड पर, स्पीड बहुत जरूरी है। आपको 60 मिनट मिल रहे हैं, 50 एमसीक्यू करने हैं, आप सोच रहे हो कि अरे बहुत ईजी है कर लूंगा, नहीं होते हैं। एग्जाम में 5 से 10 मिनट तो आप दाएं बाएं देखने में निकल जाते हो, कभी पानी पी लिया वहीं पर टाइम चला जाता है, एग्जाम को पढ़ने में टाइम निकल जाता है 10-15 मिनट। तो एमसीक्यूज आप कर रहे हो बट किस स्पीड से कर रहे हो वो बहुत मैटर करता है। तो सेकंड लेयर पे हमें उसमें काम करना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट पर भी। लास्ट लेयर आती है, यानी कि जो प्याज की अंदर वाली गुठली होती है ना, बिल्कुल मीठी, मुक्का मार के हम जो प्याज को फोड़ते हैं अंदर से मीठे वाली अंदर से गुठली टाइप निकलती है, वो है आपकी रैंक लेयर।
वहीं पर फिर सारा खेल टिक जाता है आपका कि आपने प्रिपरेशन कर ली, बोर्ड्स की भी, सीयूटी की ली, टाइम भी मैनेज कर लिया, बट क्या अब आप इन सारी क्वालिटी से अपनी रैंक ला पाओगे? वो चेक करने के लिए आपको करने पड़ते हैं मॉक टेस्ट और एरर चेक करने पड़ते हैं। यानी कि पहले आप मॉक टेस्ट दोगे, डे बाय डे मॉक टेस्ट दोगे, बार बार मॉक टेस्ट दोगे, उनमें जो आपकी गलतियां आ रही होगी उन्हीं गलतियों पर आपको काम करना पड़ेगा, उन्हीं गलतियों पर। इसे लिए तभी मैं लास्ट लेयर को बोलता हूं हमारी रैंक लेयर। बहुत इजी सिस्टम है, किस तरीके से फॉलो करना है बात यहां ये आ जाती है कि ठीक है सर आपने लेयर वाइज हमें समझा दिया, बट किस तरीके से उसको फॉलो करें, क्या पैटर्न होना चाहिए। आप बोल सकते हैं टाइम टेबल क्या होना चाहिए, बहुत बेसिक, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट टाइम टेबल है, कोई ऊपर नीचे वाली कहानी नहीं है। समझो क्या करना है आपको। सबसे पहले एक मैं बोलता हूं एमसीक्यू कन्वर्जन मेथड। एमसीक्यू कन्वर्जन मेथड के अंदर सबसे पहले जब आप एमसीक्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो, यानी कि सीयूटी के एग्जाम के लिए कर रहे हो, तो क्या करना है, आपको पहले पेज से ही स्टार्ट कर देना है ये वाला मेथड। ये ओवरलैप स्ट्रेटेजी के अंदर है, एक हमारा 3 लेयर स्ट्रेटेजी है, मेथड है, और एक एमसीक्यू का कन्वर्जन मेथड है। इसमें क्या करना है, देखो यार, टॉपर पता है कौन बनता है? टॉपर वो नहीं बनता जो आंसर्स याद करता है, नहीं नहीं नहीं, टॉपर वो बनता है जो क्वेश्चंस ही याद कर लेता है। क्वेश्चंस कैसे याद करता है समझो। मान लो आपको एक लाइन दे दी है किसी भी चीज की, किसी भी टॉपिक पे, पॉपुलेशन डेंसिटी पर दे दिया है, ह्यूमन सेटलमेंट पर दे दिया है, मिनरल्स पर दे देती है, फेरस नॉन फेरस पर दे दिया, किसी भी चीज पर दे दिया। अब आपको ये नहीं देखना कि ये लाइन में लिखा क्या है, आपको ये सोचकर वो लाइन पढ़नी है कि अगर इस लाइन में से एग्जामिनर ने कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो क्या पूछेगा। आपको उस लाइन को 3 से 4 टाइप में अलग में क्वेश्चन फ्रेम करना पड़ेगा अपने माइंडसेट में। अगर आपने बैक ऑफ द माइंड वो क्वेश्चन फ्रेम कर लिए और समझ लिया कि अच्छा ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, ये समझो कि आपने ऑलरेडी पेपर क्रैक कर लिया वहीं बैठे हुए। जो कहते हैं ना पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया, वो पेपर आपके दिमाग में लीक हो जाएगा, आप समझ जाओगे, क्योंकि सामने वाला कहां से ही पूछेगा, 2 दूनी 4, 2 और 2 4, क्या पूछेगा इसके अलावा, यही चीज पूछ सकता है। तो आपको पहले पेज से स्टार्ट करना पड़ेगा। आपको 6 चीजें आइडेंटिफाई करनी है। अगर आपको ये काम करना है, इसके लिए आपको 6 चीजें ढूंढनी पड़ेंगी। पहले आपको हर डेफिनेशन पर ध्यान देना पड़ेगा, एग्जाम्पल पर, अगर कोई ईयर डेट है उसको मार्क करो, अगर कोई थिंकर या पर्सन का नाम है वो करो। ये मैं पूरे सारे सब्जेक्ट्स के लिए बता रहा हूं, ना कि सिर्फ मेरे सब्जेक्ट के लिए। हर चीज में कीवर्ड्स को और डिफरेंस स्टेटमेंट को, अगर किसी 2 चीजों में कंपैरिजन किया हुआ है या डिफरेंशिएट किया हुआ है, उस पर बहुत ध्यान देना, क्योंकि एग्जामिनर का वो फेवरेट पार्ट होता है कि देखते हैं, चलो इससे खेल के देखते हैं, इस क्वेश्चन में इसके साथ खेलेंगे थोड़ा, ठीक है, वो ऐसे करता है। तो ये आपको मेथड अपनाना है, और ये मेथड अपनाने के लिए आपका एक बिल्कुल बेसिक सा टाइम टेबल होना चाहिए कि मंडे से फ्राइडे आपने बोर्ड्स की प्रिपरेशन करनी है। धुआंधार 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, जितनी देर आपको बोर्ड्स की प्रिपरेशन करनी है करो, मैं नहीं मना कर रहा, लेकिन 1 घंटा सीयूटी को दे देना। हेलो, अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हैं, इट मींस आपको जरूर वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड हो रहा है इस वीडियो के थ्रू। आपको बस एक बेसिक इन्फॉर्मेशन देने आया हूँ, आपके ही फायदे की चीज़ है। जैसे कि अभी हमारा रिपब्लिक डे गया था, तो हमने स्पेशल ऑफर लेकर आए हुए थे बैच के लिए, तो अभी भी उन बैचेस पर ऑफर अवेलेबल है। बस आपको अवेल कैसे करना है, मैं उसका एक छोटा सा प्रोसीजर देने आया हूँ। आपको कैरियर्स अड्डा की ऐप पर जाना है, या ऐप के थ्रू नहीं तो आप वेब पेज के थ्रू जा सकते हैं। वेब पेज पर जैसे आप क्लिक करेंगे, ऊपर आपको ऑल कोर्सेज दिखाई देगा, यहां पर आप सीयूटी महापैक पर जा सकते हैं, क्योंकि महापैक दी बेस्ट ऑप्शन है आज आपके लिए, क्योंकि प्राइजेस बहुत कम हो गए हैं। जो दूसरे बैचेस थे उनके जो पहले प्राइजेस होते थे उनके कंपैरिजन में कहीं आज महापैक का प्राइस मिल रहा है, और वो भी सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए। अगर आप जाकर चेक करेंगे तो देखोगे नीचे टाइम चल रहा है, ठीक है, नीचे टाइम चल रहा है, इस टाइम पीरियड के लिए ऑफर है। आप कोई सी भी स्ट्रीम के क्यों ना हो, चाहे आप साइंस के हो, चाहे आप कॉमर्स के हो, चाहे आप ह्यूमैनिटीज के क्यों ना हो, आप सबके लिए ये ऑफर वैलिड है। इसको लेना कैसे है, कैसे अवेल करना है, तो मान लो आप ह्यूमैनिटीज के लिए महापैक लेना चाहते हैं, इसका प्राइस अभी आपको दिखा रहा है 11,051, बट डिस्काउंट लगकर आपको 6,299 मिलता है। अगर आपको लगता है कि नहीं सर अभी भी ज्यादा है, थोड़ा और कम हो जाए, तो बेस्ट तरीका उसको कम करने का सिंपल है। यहां पर आप जैसे बाय नाउ पर जाओगे, बाय नाउ पर जाकर आपको यहां पर क्या आएगा, कूपन कोड डालने का ऑप्शन आएगा। तो बस यार वही बताने में आपको आया हूं कि क्या कूपन कोड यूज करना है मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। MAPS26 मैप्स 26 का जैसे आप कोड यूज करेंगे, आप अवेल करेंगे, आपका फाइनल प्राइस आ जाएगा 6078, यानी कि और 300 रुपए आपका कम हो जाते हैं। तो दी बेस्ट प्राइस है। अगर आप पहले की वीडियोस में भी जाकर देखोगे तो इस प्राइस में आपको नॉर्मल बैच मिलता था, बट यहां पर आपको महापैक मिल रहा है जिसमें बुक्स भी आपको अवेलेबल होंगी। तो बढ़िया टाइम है यार, टाइम रहते से अवेल कर लो। और थैंक यू टाइम देने के लिए। चलो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। क्यों ओवरलैप स्ट्रेटजी, यहां ये ओवरलैप कर रहा है, यहां पर बोर्ड ऊपर है, सीयूटी नीचे चला जाता है। इस तरीके से आपको लेकर चलना है
कि आपने जो बोर्ड्स में सारी चीजें पढ़ी होंगी वो जाहिर सी बात है सीयूटी में तो काम आएंगी आएंगी, तो 1 घंटा सीयूटी के हिसाब से दे दो उसको। फिर क्या करना है आपको, जब आता है आपका शनिवार का दिन, भैया एक पूरा मॉक टेस्ट दे लेना सिर्फ सीयूटी का, और उसको एनालाइज करना, पूरा मॉक टेस्ट देना। जितने सब्जेक्ट है मान लो क्या है, 50-50 मिनट 60-60 मिनट के आपके, 1-1 घंटे के हैं, 3 मान लो, 3 से 4 आप अगर उस दिन मॉक टेस्ट दे रहे हो अलग अलग सब्जेक्ट का 1-1, तो 3-4 घंटे 5 घंटे में आप मॉक टेस्ट दो पूरा दिन। 2 अभी दे दिए, खाना वाना खाया थोड़ा रेस्ट करा, 2 फिर दे दिए, खाना वाना खाया रेस्ट करा, 2 फिर दे दिए। इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। और उनको एनालाइज करना है, ये नहीं कि मॉक टेस्ट दे दिया मजा आ गया। एनालाइज करो कहाँ गलत है, क्यों गलत है, अगर ठीक हूं तो कितना ठीक हूं, क्या कुछ और इसमें बन सकता था, किस क्वेश्चन में मेरे को थोड़ी कंफ्यूजन आई और मैं तुक्का मार के ठीक हो गया, तो तुक्का भी अगर मार के ठीक हुआ है वो भी एनालाइज में लिखना पड़ेगा आपको, अपनी रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। फिर आपका आता है बेटा संडे का दिन, सीयूटी यहां आ गया, सीयूटी यहां आ गया, यहां करो आप बोर्ड का सैंपल पेपर और प्रेजेंटेशन पर काम। संडे के दिन बोर्ड के सैंपल पेपर करने लग जाओ, एक सब्जेक्ट पकड़ो हर संडे को और प्रेजेंटेशन पर काम करो। मान लो सैंपल पेपर पकड़ा, वो आप जब सॉल्व कर रहे हो लिख रहे हो तो किस फॉर्मेट में लिखना है, किस तरीके से लिखना है, वो प्रॉपर आपका एक बनना चाहिए कि खुद को देखकर ऐसे छाती चौड़ी हो जाए कि मजा आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये बहुत बेसिक है, कोई इसमें ऐसा नहीं है गुना जमा भाव नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल है। पढ़ो, बोर्ड पढ़ो जितनी देर पढ़ने हो। मैं तो, कोई कहता है सर मैं तो 6 घंटे पढ़ता हूँ, बेटा तू 6 छोड़, तू 8 घंटे पढ़ ले, किसने मना करा है, लेकिन बेटा उसे 8 घंटे के बाद तेरे को 1 घंटा सीयूटी के लिए देना चाहिए, हर हाल में देना चाहिए, क्योंकि सीयूटी में जो पढ़ रहा है वो भी बोर्ड्स में तेरे काम आएगा कहीं ना कहीं, और जो बोर्ड्स में पढ़ रहा है वो सीयूटी में तेरे काम आएगा। तो ये इस 8 को तू 7 कर दे, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई घाटा नहीं होगा तेरा, कुछ नहीं घाटा होगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। फायदा ही होगा अगर सीयूटी में जाएगा, क्योंकि बोर्ड्स के अंदर भी आपके एमसीक्यूज आते हैं, वो फायदा आपको सीयूटी में मिलेगा और बोर्ड्स के अंदर भी मिल जाएगा, ठीक है। मॉक टेस्ट दो, एनालाइज करो, एरर फाइंड करो, एरर अगर मिल गया है उस पर काम करो। संडे के दिन सैंपल पेपर उठाओ बोर्ड्स का और 3 घंटे एक पेपर लिखो। प्रेजेंटेशन का काम, राइटिंग की प्रैक्टिस, टाइम मैनेजमेंट, बोर्ड में भी टाइम मैनेजमेंट बहुत काम आता है। कई बार कहते हैं अगर 15 मिनट मिल जाते मैं क्वेश्चन कराता, क्यों मिल जाते 15 मिनट, भैया कोई नवाब थोड़ी ना, सबको मिला है ना सेम टाइम, तो आपको भी सेम मिलेगा। आपको उसके अंदर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, राइटिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये जो मन में वहम है ये निकाल दो कि सीयूटी अलग है, बोर्ड अलग है, दोनों ही एक चीज है, एक ही मटेरियल से पढ़ने हैं, बस एग्जाम अलग अलग टाइम पर होते हैं, और सबसे बड़ी चीज इनका पैटर्न अलग है। तो तराजू अपना बराबर रखना पड़ेगा, कहीं एक झुकाव ज्यादा हो गया तो दूसरे में बत्ती गुल हो जाएगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे ऐसी किसी बेसिक सी प्रॉब्लम पर। मैं प्रॉब्लम्स, ये जो आपकी सारी प्रॉब्लम्स है बेसिक ही प्रॉब्लम है, तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत है नहीं, बेसिक से सॉल्यूशन लेकर आएंगे जो ऑलरेडी टेस्टेड है और बहुत ईजिली आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं।